So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our physics class जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है और इस चैप्टर में मतलब ये समझो कि 11th 12th की जो फिजिक्स है, 11th और 12th की फिजिक्स है वो एक कंप्लीट बुक है और उसका एंट्री पॉइंट अपना ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का यूज़ पूरे 11th और 12th में होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे तुमको टॉपिक मिलेंगे जो कि अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी करके आ गया है या थर्मोडाइनमिक करके आ गया है। ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे तुमको टॉपिक मिलेंगे जिसको अभी बस तुम्हें पढ़ लेना है, बस समझना नहीं है ये क्या होता है, इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ये तब हम लोग जानेंगे जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि ये चैप्टर एक प्रकार से इंडेक्स के रूप में अपने 11th और 12th की फिजिक्स के लिए, तो बस पढ़ना है, बस उसका नाम जान लेना है और उसको समझेंगे जब वो चैप्टर आएगा, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि यार ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, इससे अच्छा तो हम कॉमर्स के लिए होते, ऐसा ऐसा सोच करके डिप्रेशन में चले जाओगे, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। अभी बस उतना जानना जितना हम तुमसे कहें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों के बारे में जान लो, उसी को बस फोकस करना, उसको सीखना, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ फटाफट अंदाज में और देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। चल भाई आ जाते हैं अपने फटाफट से अपने चैप्टर, और नाम है अपने चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक भाई। अब इस चैप्टर के इंडेक्स की बात करें, इस चैप्टर में हमें देखना क्या क्या है। तो इस चैप्टर की ये 6 मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कॉर्नर में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, फिर है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, चौथा है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पांचवा है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, और लास्ट पॉइंट है अपना डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो अपने टॉपिक्स हैं, लगभग 5-6 दिनों के टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हर एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ेंगे। अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उनको ब्लैंक पेज में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, कंसर्न टॉपिक ऑफ टुडे, वो क्या है, हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम लोग कई प्रकार के यूनिट्स देखेंगे। MKS हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया, SI यूनिट हो गया, ठीक है। टफ नहीं है भाई साहब, बस आसान है, हो जाएगा, ऑल इज वेल। जब लाइफ लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो बस ये कहो कि ऑल इज वेल। आमिर खान सर ने कहा, ठीक है। चल भाई आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे फटाफट। इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। कह रहे हैं जब हमें किसी चीज़ को मेज़र करना होता है, जब हमें किसी चीज़ को मेज़र करना होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना होता है तभी हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि मेरी फीलिंग, तुम्हारी फीलिंग, हमारा इमोशन, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सब क्या है, कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, जिसको ना टच किया जा सकता है ना देखा जा सकता है। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है कि हमारी फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया। तो ये सब को हम लोग फील और टच नहीं कर सकते हैं, इस वजह से सॉरी इसको टच और देख नहीं सकते हैं, इस वजह से ये सब क्या हैं, ये सब हमारी हैं आर्बिट्री ऐसी क्वांटिटी, अब्स्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं, हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको भाई हम देख सकें, छू सकें, टच कर सकें, ठीक है, टेस्ट कर सकें, उसकी फील ले सकें पूरी तरीके से, तब हम कहेंगे यस ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तुम कहोगे भूत होते हैं क्या, फिजिक्स कहेगा भूत को देखा है, भूत को टच किया है,
तो आंसर होगा नो। तो फिजिक्स कहेगा भूत नहीं होते हैं। ईश्वर होते हैं क्या? फिजिक्स कहेगा क्या तुमने टच किया है, क्या तुमने देखा है? तो कहेगा नहीं। तो फिजिक्स कहेगा ईश्वर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपनी मान्यता है, तुम चाहो तो भूत को मानो, तुम चाहो तो ईश्वर को मानो, लेकिन फिजिक्स के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स कहेगा जिसको हम देख सकें, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको फील कर सकें कि हाँ ये है, उसको हम कहेंगे हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ यूनिट्स को डिराइव किया, कुछ यूनिट्स को बनाया है। अब जैसे कि बात करें, ये हमारा एक इरेजर है। अब कहेंगे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो हम कहेंगे 1 है या 2 है। 2 क्या है, यूनिट तो बताओ। 2 किलोमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 2 किलोग्राम है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब कि हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, तभी हम बता सकेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकेंगे कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर है। लगभग नहीं, स्केल लो, एकदम अच्छे से पता चल जाएगी। स्केल से मेजरमेंट कर लो, जैसे स्केल की है, क्या बात। ठीक है, जैसे ये स्केल है, इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से रखो, और रखने के बाद यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक यूनिट जो कि आर्बिट्रेरीली चूजन होनी चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस स्केल को हम मान रहे हैं और तुम ना मानो, इस स्केल को तुम मान रहे हो और हम ना माने, इस यूनिट को तुम और हम मान रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में बैठा हुआ एक बच्चा है वो नहीं मान रहा है। तो ऐसी नहीं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, तभी हम उसको यूनिट कहेंगे। द रिजल्ट, तो यूनिट की डेफिनेशन हो जाएगी, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर और न्यूमेरिकल मेजर अकम्पनीड बाय अ यूनिट। तो किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है और उसके बाद में यूनिट होती है। Although the number of physical quantities appear to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another. कह रहे हैं कि अब हम देखें अगर यूनिट के बारे में तो बहुत सारी यूनिट हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे यूनिट को देखना पड़ेगा कि जो बेस यूनिट हैं, जो फंडामेंटल यूनिट हैं, और उनसे मिलकर के बहुत सारी यूनिट्स मिली हैं, तो उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स में कहेंगे। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा यूनिट्स को याद कर पाना आसान तो है नहीं, टफ है, तो इस वजह से हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को लेंगे। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। देखो, हर चीज़ का एक बेसिक फीचर होता है, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं, और बाकी सब यूनिट्स जो हैं वो इन्हीं बेस यूनिट से मिल करके बनी है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। तो कुछ हमारे पास बेस यूनिट है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कह रहे हैं, और इसी यूनिट से मिल करके, इसी यूनिट से डिराइव होकर के कुछ हमें डिराइव्ड यूनिट्स भी मिलती हैं। Such units obtained for the derived quantities are called derived units. A complete set of these units, both the base units and derived units, is known as system of units. और इसी तरीके से दोनों यूनिट्स को फंडामेंटल कहें या बेस यूनिट्स कहें, और इनको और मिला देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को, तो इस पूरे के पूरे को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है यूनिट्स, यूनिट की डेफिनेशन। और यूनिट हमारे 2 टाइप्स के हैं, पहला है फंडामेंटल कहें या फिर बेस यूनिट कहें, और दूसरा है अपना डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट कहाँ से आई है, इसी फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट से आई है। ठीक है, क्या होता है बेस, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, अब और अच्छे से यहाँ समझते हैं। अब आते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पर, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि अलग अलग देश के अलग अलग साइंटिस्ट क्या करते थे, अलग अलग तरीके के यूनिट्स का मेजरमेंट करते थे।
यहाँ के लिए कुछ और ही स्केल यूज करते थे और इंग्लैंड और अमेरिका के लोग अलग स्केल यूज करते थे। तो भाई बात ठीक थी, सब लोग भाई अपने घर के राजा थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब अलग अलग कंट्रियाँ क्या होने, एक दूसरे से मिलना शुरू हुई, व्यापार शुरू हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, एक दूसरे के यहाँ मूवमेंट शुरू हुई, माइग्रेशन शुरू हुआ, वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, यहाँ से लोग वहाँ पढ़ने के लिए गए, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग के लिए इधर से उधर गए। तब ये बात हुई कि भाई साहब हम लोग की जो मेजरमेंट की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, तभी तो भाई हमारी बात तुम समझ सके हो, तुम्हारी बात हम समझ सकें। अब तुम उर्दू में बात करना शुरू कर दो और हम मान लो संस्कृत हमको आती है, संस्कृत में हम बात करना शुरू कर दिए, तो तुम्हारी बात हम नहीं समझ पाएंगे। वैसे उर्दू वैसे भी हम समझ जाएंगे, उर्दू उतनी टफ नहीं है, और लेकिन संस्कृत तुम नहीं समझ पाओगे, हो सकता है। लेकिन अगर उर्दू तुम्हें लिखना आता है और तुम लिख करके दे दिए तो वो हमें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो और यदि हम संस्कृत लिख करके दे दिए तो वो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तो हम लोगों में क्या हो पाएगा, हम लोगों में कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, हम लोग एक दूसरे के व्यवहार को, हम लोग एक दूसरे की बात को जान पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं। तो ऐसा करें कि तुम्हारा और हमारा जो कॉमन पॉइंट है, जैसे हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो उस पर आकर के बातचीत हो, ठीक है। तो इसीलिए दोनों लोग मिलकर के क्या किए, यूनिट्स को सेम करना शुरू किए कि भाई साहब हम लोग एक यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बनाएंगे, वही तुम्हारे यहाँ भी यूज होगी, वही हमारे यहाँ भी यूज होगी। 3 such systems, the CGS, the FPS, British system and the MKS system were used extensively till recently। तो 3 तरीके की यूनिट, एक हो गया CGS, एक हो गया MKS और एक हो गया FPS। ये 3 यूनिट्स का इस्तेमाल तब किया जाता था इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये CGS, MKS और FPS का सिस्टम है। इन CGS सिस्टम द बेस यूनिट्स ऑफ फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। देखो लेंथ, मास और टाइम बेस यूनिट होती है, ठीक है। होती तो 7 बेस यूनिट है, लेकिन जब ये यहाँ पर 3 को बताए हैं। तो लेंथ, मास और टाइम की क्या दिया गया है यहाँ पर बेस यूनिट्स। इन CGS सिस्टम दे वर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। देखो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। इन FPS सिस्टम F फॉर क्या हो जाएगा, फुट, P फॉर पाउंड। पाउंड क्या है, मास की एक यूनिट है, ठीक है। कि 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, 4 पाउंड का ये हमारा सामान है, ठीक है। तो F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। M फॉर MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो कौन कौन सी यूनिट्स आई, तो 3 यूनिट आई। एक हमारी, ठीक है, MKS, MKS, दूसरी CGS, तीसरी FPS, ठीक है। तो 3 यूनिट है अपने पास। ये हमारी लेंथ की है, ये वाला लेंथ का कॉलम है, ये हमारा मास का है और ये हमारा टाइम का, लेंथ, मास, टाइम। अब देखो MKS में जो लेंथ हमारी है, MKS में जो लेंथ हमारी है उसको हम लोग मीटर से कहते हैं, मीटर, ठीक भाई। और MKS ये यहाँ लिख देते हैं, MKS का फुल फॉर्म। लेंथ मीटर में देखेंगे, मास को हम किलोग्राम में जानेंगे, kg लिख देते हैं। मास को हम लोग किलोग्राम में जानेंगे और टाइम को हम लोग सेकेंड में जानेंगे। इसी तरीके से CGS की बात करें, CGS तो लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में जानेंगे, cm सेंटीमीटर। मास हम लोग किसमें जानेंगे, ग्राम में जानेंगे और टाइम सेकेंड में ही रहेगा। FPS में F लेंथ है, ये रहेगा फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। फुट वही तुम्हारा पैर कि 1 फुट है कि 2 फुट है कि 3 फुट है, ठीक है। P फॉर पाउंड, FPS में P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड।
तो ये 3 इस्तेमाल की जाती थी और ज़्यादातर केस में ये 2 इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि FPS में लोगों का फुट जो है वो अलग अलग मेजरमेंट का होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब एब्सर्ड क्वांटिटी माना गया, इसको हटा दिया गया और MKS और CGS को ही लिया जा रहा था। आई होप सो ये MKS CGS क्लियर हो गया। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, आ जाते हैं वापस से अपनी बुक में। ठीक है, अभी इसको कन्वर्स भी करना सीखेंगे। कन्वर्स The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the System Internationale Units, French for International System of Units, abbreviated as SI। तो MKS CGS तो आया, लेकिन इस समय प्रेजेंट में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो क्या है? SI यूनिट। कहते हैं ना SI यूनिट बताओ, स्टैंडर्ड। तो SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, द SI विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स एंड एब्रीविएशंस डेवलप्ड बाय द Bureau International des Poids et Measures, the International Bureau of Weights and Measures BIPM in 1970 were recently revised by the General Conference on Weights and Measures in November 2018। सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये वेट्स है, मेजरमेंट है, यूनिट्स हैं, इन पर काम करती है। इनको क्या करती है? यूनिवर्सली एक्सेप्ट करवाती है। और कोई अगर नई यूनिट्स को खोज होती है, कोई नई यूनिट्स प्रेजेंस में लानी होती है, तो यही संस्था काम करती है। द स्कीम इज नाउ फॉर इंटरनेशनल यूसेज in scientific, technical, industrial and commercial work. Because SI units use decimal system, conversions within the system are quite simple and convenient। ठीक है, FPS, MKS और CGS में ऐसा सिस्टम नहीं था कि डेसिमल को भी एक्सेप्ट किया जा सके, लेकिन SI यूनिट में डेसिमल्स वगैरह आसान तरीके से यूज किए जाते हैं, कन्वर्स हो जाता है। इस वजह से हम लोग SI यूनिट को कन्वीनियंटली यूज करते हैं। वी शैल फॉलो द SI यूनिट्स इन दिस बुक, और इस बुक में हम लोग SI यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक भाई, इन SI there are 7 base units as given in table 1.1। अब टेबल 1.1 में 7 बेस यूनिट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। 7 बेस यूनिट्स की बात करें तो लेंथ, मास, टाइम तो हमें मिल ही गया है ना भाई। कौन कौन से मिल गया है? सबसे पहला लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक, पांचवा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठवां हो जाएगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये सब लिख लेना भाई। और 7 है तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वर्ड पे अभी मत जाना कि सर जी इसका मतलब हमें नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, बस अभी पढ़ लो बस। ठीक है, ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो 7 बेस यूनिट्स हमारे पास है। अभी बताए थे ना कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ बेस यूनिट्स हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं। बेस यूनिट से ही मिल करके डिराइव्ड यूनिट्स बनी है। तो बेस यूनिट जान लेते हैं, तो उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स को तो डिराइव कर लेंगे, याद क्या ही करें। अब लेंथ हम तुम्हें कहे कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो SI यूनिट में हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मीटर, जिसको हम सिंबल में स्मॉल m लिखते हैं। मास को हम लोग ग्राम करते हैं, इसको हम लोग G कर सकते हैं। टाइम को हम लोग सेकंड लेते हैं, इसको हम लोग S कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक की SI यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक की
एसआई यूनिट होती है क्या भाई, एम्पियर। अच्छा, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम में लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ना, किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम ही किलोग्राम, ठीक है, एसआई यूनिट में। बाकी ग्राम भी इसकी यूनिट्स होती है, लेकिन एसआई में किलोग्राम। इलेक्ट्रिक की एम्पियर होती है, तो ये हो जाता है कैपिटल ए से, इसको शो कर देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब लोग सब्सटेंस का अमाउंट जानने की कोशिश करेंगे तो मोल होता है, इसको हम लोग MOL से शो करते हैं, इसका सिंबल ये होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की कई सारी यूनिट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होती है, केल्विन, और इसको कैपिटल ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती है कैंडला, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला, और इसका सिंबल होता है CV। तो ये तुम्हारी 7 क्या है, 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग SI यूनिट भी कह सकते हैं। तो बेस यूनिट्स याद रखना, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम हो गया, फिर इलेक्ट्रिक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 तुम्हारी बेस यूनिट्स हैं, इन्हीं से मिल करके तुम्हारी जो और यूनिट्स हैं, और यूनिट्स कौन कौन सी हो जाएंगी तुम्हारी, उसको हम डिराइव यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे लेते हैं स्पीड। स्पीड का मीटर पर सेकंड होती है ना, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जैसे हमको नहीं मालूम है कि स्पीड की क्या यूनिट होती है, स्पीड की क्या ऐसा यूनिट होती है, हमें नहीं मालूम है। अब बेस यूनिट में है नहीं, तो हमको स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब डिस्टेंस जो है वो एक प्रकार से लेंथ है, डिस्टेंस जो है वो लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। समझ गए भाई साहब, क्लियर है ना, स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों की हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे एक और निकाल दें, फोर्स। फोर्स की भी कुछ एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है ना, न्यूटन कहते हैं फोर्स को हम लोग, न्यूटन से, उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। कैसे जाने, हमको मालूम नहीं पता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो m तो हमको मिल गया है, m जो है हमारी बेस यूनिट है, मास, एक्सेलरेशन हमारी बेस यूनिट नहीं है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन तुमसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजिंग पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी जो चेंज हो रही पर यूनिट टाइम में v अपॉन t। अब तुम कहोगे सर जी v भी तो बेस यूनिट में नहीं है, तो v को भी बदल लो भाई, m मल्टीप्लाइड बाई v को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ये मास है भाई साहब, तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करते हैं ज़्यादा और अच्छे से। एक मिनट, एक और ब्लैंक PDF लेते हैं जरा। इसका लिखो भैया का, भाई साहब इसको गलत किया मेरे साथ। हाँ, अब आइए पहाड़ के नीचे, ठीक है। जैसे फोर्स है, जैसे अपना फोर्स है, जैसे फोर्स की हमें यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट बतानी, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये जानते हैं हम लोग। अब मास
मास का तो हमें पता है किलोग्राम, मास की SI यूनिट कितनी है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन का हमें नहीं पता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे बेस यूनिट पे नहीं आती। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बेस यूनिट अपनी चर्चा किया था यहाँ पर, तो बेस यूनिट में मास को तो किलोग्राम में कर दिए, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर बेस यूनिट में है ही नहीं। यहाँ पे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे एक्सेलरेशन को क्या होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कहोगे सर जी ठीक है, किलोग्राम हमको SI यूनिट मिल गई, वेलोसिटी हमें नहीं पता, टाइम का होता है सेकंड, टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है, हमारे बेस यूनिट में दिया गया। हम कहेंगे वेलोसिटी भाई साहब क्या होती है, तुम कहोगे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना भाई। हम कहेंगे ठीक है भाई तुम सही कह रहे हो, ये किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार की क्या है, लेंथ है कि नहीं भाई, हो गई तभी बताना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का है, मतलब एक रूप जैसा है। तो डिस्टेंस का तो हमारा SI यूनिट होती है, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम का, टाइम की सेकंड, तो ये सेकंड नीचे क्या चला जाएगा, ये टाइम सेकंड नीचे जाएगा ना, तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, सेकंड स्क्वायर ऊपर भेज दिए तो सेकंड की पावर -2। तो ये हो गई हमारे फोर्स की SI यूनिट, और इसी को हम लोग न्यूटन कह देते हैं। इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं। एक और किया जाएगा, मज़ा आ रहा होगा। जैसे अब हमको कहा दिया गया कि प्रेशर का बताओ, प्रेशर की SI यूनिट बताओ भाई साहब। तो प्रेशर तो हमें पता नहीं है, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है क्या, हमारा फॉर्मूला। अब फोर्स का हमें पता नहीं था, लेकिन फोर्स अभी हमने निकाला है, जस्ट ऊपर अभी निकाला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखते, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो वो होता है लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, मान लो स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ही तो होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ बाई लेंथ होता है। तो एरिया कहा जाए तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और लेंथ क्या होता है, लेंथ की SI यूनिट होती है ना, क्या होती है, मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये m की पावर 2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर भेज दो, मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा। इसको, ये मीटर की पावर 1 है ना, मीटर की पावर 1 है और मीटर की पावर -2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ये आपस में जुड़ जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर ने सेकंड की पावर -2। ठीक है, सेकंड की पावर -2। ठीक है, समझ में आया। तो प्रेशर की SI यूनिट ये हो जाएगी, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स हम लोग निकालते हैं। डिराइव्ड यूनिट अपनी जो बेस यूनिट है उसी में से हम लोग निकालते हैं। आते हैं वापस से अपने चैप्टर पे। ठीक है, Besides the 7 base units, there are 2 more units that are defined for plane angle d theta। ठीक है, दो मतलब इन SI यूनिट्स के अलावा, बेस यूनिट के अलावा दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास और यूनिट हैं। एक है प्लेन एंगल जिसको हम लोग d थीटा कहते हैं, और एक है अपने पास सॉलिड एंगल जिसको हम लोग d ओम कहते हैं। ठीक है,
तो प्लेन एंगल डी थीटा हम लोग रेशियो होता है किसका, डी एस टू द रेडियस आर। यहाँ पे देखो लिखा है प्लेन एंगल डी थीटा एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डी एस टू द रेडियस आर, और सॉलिड एंगल डी ओम एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए अपॉन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस आर। ठीक है, ये क्या होता है सॉलिड एंगल प्लेन एंगल, अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका फॉर्मूला याद कर लो। बस की फॉर्मूला क्या है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, और इसका डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब डी एस मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या है, डी ए का मतलब क्या होता है, इसको लिख लेना, बाकी समझना अभी नहीं है। ये जब इसका चैप्टर आएगा 11th-12th में कहीं पर भी, तब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये भी हमारी बेस 7 बेस यूनिट से हट करके है। ठीक है, हाँ भाई, तो इसका डी थीटा जो है, इसकी यूनिट जो होती है ये क्या होती है, द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन। इसकी हमारी यूनिट जो आएगी लास्ट में वो रेडियन होगी, रेडियन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर ए डी, रेडियन। और इसकी जो है सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल है अपना डी थीटा, ये है सॉलिड एंगल डी ओम, ये है स्टीरेडियन। इसकी जो यूनिट आएगी स्टीरेडियन, और इसका लिखने का तरीका है एस आर। क्या लिखने का तरीका है, एस आर। ठीक है, बोथ दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन अपना एक टॉपिक है इसी में, तो कि कल हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे कि क्या क्वांटिटी क्या डायमेंशन होता है किस तरीके से, तो वहाँ पर ही क्लियर होगा कि इसको हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पर टेबल में हमें अलग अलग तरीके से जो हमारी बेस यूनिट है वो दिया गया है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक है, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर है। इधर के जो टॉपिक दिए हैं डेफिनेशन, इसको एक बार रीड कर लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम बेस यूनिट लिख लेना अपनी, बस उसका जो सिंबल है, बस बाकी ये डेफिनेशन रीड कर लेना बस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, तो ये 7 हमारी बेस यूनिट्स। ठीक है, सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज थ्रू आउटसाइड एसआई। तो मिनट जो है ये हमारे टाइम की एक यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर दिया है इस तरीके से, आवर को, डे को, ईयर को। डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। तो ये जो तुम्हारा टेबल है इसको लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इनका यूज़ करना पड़ेगा। मान लो डिग्री में कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसे तुम्हें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन एक एसआई यूनिट है। इसी तरीके से टन जो है हमारी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, एक टन में 10⁻³ किलोग्राम होता है, मतलब 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो इसको जरा सा एक बार पढ़ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड। These entities may be atom, molecule, ions, electrons, other particles or specified group of such particles. ध्यान रखना, जब हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, बेस यूनिट है हमारी मोल। जब हम मोल का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर हमको ये बताना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ एटम्स है, कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ आयंस है। मतलब स्पेसिफाई करना पड़े किस चीज़ का 1 मोल, किस चीज़ का 2 मोल। ठीक है, वरना 1 मोल लिख दिया, अब हमें ये नहीं पता कि 1 मोल ये किसका है, किस सब्सटेंस की बात कर रहा है, तो उसको जरूर हमें करना पड़ेगा। We employ units for some physical quantities that can be derived from the 7 base units. Appendix A6। अब Appendix A6 तुम्हारे बुक के पीछे की तरफ अपेंडिक्स कई सारे दिए गए हैं, उसमें देखोगे Appendix A6 में तो तुम्हें बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स दिखाई देंगी। डिराइव्ड यूनिट्स यही फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, और तुम्हारा और टेम्परेचर तुम्हारी बेस यूनिट नहीं आएगी, वेलोसिटी हो गई, और स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया,
तो ये सब कहाँ से, ये डिराइव्ड यूनिट्स है, वो वहाँ पर दी गई होंगी अपेंडिक्स A6 में। देखना, सम डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ द SI बेस्ड यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स A6.1। A6.1 में अपेंडिक्स जो है वहाँ पर SI बेस्ड यूनिट दिया गया होगा। सम SI डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन इन स्पेशल नेम 6.2, और 6.2 में तुम्हारी जो डिराइव्ड यूनिट्स की SI यूनिट होती हैं वो दिए गए होंगे, एक बार देख लेना, सारे अपेंडिक्स देख लेना। एंड सम डिराइव्ड SI यूनिट्स मेक यूज ऑफ दीज यूनिट्स विद स्पेशल नेम एंड द 7 बेस यूनिट्स। 6.3 में भी कुछ तुम्हारी यूनिट्स हैं। These are given in appendix A6.2, 6.3 for your ready reference. Other units retained for general use are given in table 1.2. Common SI prefixes and symbols for multiples and submultiples are given in appendix A2. General guidelines for using symbols for physical quantities, chemical elements and nuclides are given in appendix A7, and those for SI units and some other units are given in। कुछ भी खास नहीं है, तो जितने भी अपेंडिक्स दिए गए हैं बस उनको एक बार देख लेना, पीछे जा करके रीड कर लेना बस, ठीक है। ये तुम्हें पता रहे कि SI यूनिट्स, जो डिराइव्ड SI यूनिट्स है वो कहाँ कहाँ से आएंगे। चल भाई, अब एक क्वेश्चन आता है कि MKS को CGS के फॉर्म में बदलो। MKS को CGS के फॉर्म में बदलो। जैसे कि हमें दे दिया गया 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम जो है ये हमारी MKS यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, हमारी MKS यूनिट है ना भाई। किलोग्राम जो हमारा MKS में आता है, कन्वर्ट इनटू CGS, ऐसे क्वेश्चन करके आ सकता है, कन्वर्ट इनटू CGS। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इससे से रिलेटेड क्वेश्चन भी तो मिलेंगे। कन्वर्ट इनटू CGS। अब CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर सॉरी ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, MKS में मीटर रहता है, K रहता है, S रहता है, तो मीटर चेंज हो जाता है CM में। जो मीटर है ये CM में चेंज हो जाएगा। किलोग्राम जो है हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड टू सेकंड ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखना है सिर्फ किलोग्राम है और कुछ नहीं है, तो MKS 10 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इस तरीके से लिखेंगे 10 को हम ध्यान रखना, जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 10 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम होता है ना भाई, होता है ना 1000 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू को जस्ट तस रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और किलोग्राम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, क्योंकि हमको CGS यूनिट में करना है, तो ग्राम कर दिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर, अब कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरोज हैं, तो 10 टू पावर 4 ग्राम। तो 10 किलोग्राम को यदि हम CGS यूनिट में बदले तो 10 टू पावर 4 ग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आया 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड ये हमारी क्या है, एक प्रकार की कौन सी यूनिट है, कौन सी यूनिट है, MKS यूनिट है, क्योंकि इसमें मीटर आ रहा है। मीटर, M फॉर मीटर। सेंटीमीटर आता तो CGS यूनिट होती, तो मीटर पर सेकेंड है, इसलिए हमें CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब इस मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। तो सबसे पहले इस 2 को जस्ट का तस रख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड तो अपना नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, या इसको 2 × 10 टू पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, कुछ और देखा जाए। अब तुम्हारे पास जैसे आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो इस तरीके से दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग 10 न्यूटन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
10 न्यूटन भी बोल सकते हैं। 10 न्यूटन लिखा रहे या 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा रहे, दोनों एक ही चीज़ है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। CGS मतलब CGS, C फॉर क्या होता है? सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। और ये किस में दिया गया है? MKS में दिया गया है। कैसे जाने? क्योंकि देखो मीटर में मीटर है, लेंथ हमारी मीटर में है, और जो मास है अपना मास वो किलोग्राम में है और टाइम सेकंड में है। तो MKS को CGS में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को 10 का 10 रख देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम आ रहा है। बहुत ध्यान समझो भाई साहब, कई सारे क्वेश्चन देंगे तुम्हें। किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से लिख दो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो वैसे रहेगा, सेकंड को तो हमने छेड़छाड़ करना नहीं है, ठीक है। अब देखो 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब जितने भी जीरो हैं उसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर, इसको सीधे 10 टू पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर के ऊपर भेज दे तो S का पावर -2, तो 10 टू पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड की पावर -2 ये लिख सकते हैं। तो किस तरीके से देख रहे हो कि MKS को हम लोग CGS में बदल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सर हम लोग CGS को MKS में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, कन्वर्ट CGS कन्वर्ट इनटू MKS, ऐसे कन्वर्ट इनटू MKS, कन्वर्ट इनटू MKS। कुछ क्वेश्चन लिखे थे हम, कन्वर्ट इनटू MKS। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन शॉर्ट लेते हैं, जैसे कि ये हो जाए क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर, ये देखो CGS में दिया गया है, कैसे जानेंगे? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। बाकी ग्राम दिया गया नहीं, सेकंड दिया गया, इसके लिए परेशान होना नहीं है। तो 100 सेंटीमीटर को हमको MKS यूनिट में चेंज करना है, मतलब मीटर बनाना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं, 100 मल्टीप्लाइड बाई। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये सोचना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/100 मीटर, ठीक है भाई। 100 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, इसी में छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तुम्हें सिर्फ यूनिट से खेलना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को टच नहीं करना, उसको टच किए भाई साहब गलत हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर, और इसको कैंसिल आउट फिर कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, हो गया खत्म। दूसरा मान लो दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको तुम्हें MKS यूनिट में करना है। तो MKS कह रहा है, MKS CGS में है क्योंकि सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को टच नहीं करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को वैसे लिख देंगे। मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। अभी यहाँ देखें कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो 1/100 लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर तो है। इसको सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे,
फिर ये हो जाएगा 3/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो 0.3 मीटर सेकेंड माइनस 2 हो गया। इस तरीके से MKS को सीरीज बताते हैं। तो सर जी एक थोड़ा सा टफ वाला सवाल लो जिसमें MKS तीनों हों, तो वो ले लेते हैं हम लोग 10 टू पावर, थर्ड सवाल अपना 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और S की पावर -2। ठीक है, 10 टू पावर 7 ग्राम, ग्राम दे दिया, फिर सेंटीमीटर दे दिया गया और फिर सेकंड दिया। तो ये CGS है, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर टाइम वाला है। ठीक है, तो CGS है। तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर को नीचे बुला लेंगे, क्योंकि माइनस में रहेगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अपना सेकेंड स्टेप कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, 10 टू पावर 7 करके छोड़ देना है। ग्राम को किलोग्राम बनाना है, क्योंकि हमको MKS बनाना है। तो ग्राम को किलोग्राम बनाना है, तो जानते हो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम। तो जहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग 1/1000 लिख सकते हैं, किलोग्राम लास्ट में लिख दो, ले जाकर 1। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तुम्हारा। अब देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100। हमको तो सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100 का होल स्क्वायर ना भाई, 1/100 का होल स्क्वायर। इसको 1/100 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? देख भाई फिर से कितना समझो वापस से। हमको क्या करना है, ग्राम को देखो, ग्राम को किलोग्राम बना दिए, कैसे बनाए ग्राम को किलोग्राम, कैसे बनाए ध्यान से देखो। ग्राम को किलोग्राम बनाए क्योंकि हमको MKS में करना है। MKS में मास की जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो होती है किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम में करना है, तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। इसको लिख दिया 1/1000 किलोग्राम, यहाँ साइड में लिख दिया। फिर हम देख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, हमें 1 सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना होगा, 1/1 के बाद 4 को 0, क्योंकि 1/100 है, इसका स्क्वायर करो तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर, इधर मीटर स्क्वायर लिखती है, और नीचे क्या है सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है ना, देखो 3 4 3 7, 10 टू पावर 7, और इधर किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 10 टू पावर 7 से 10 टू पावर 7 कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और S की पावर, S को ऊपर भेज दो तो S की पावर -2 हो जाएगी। इसको खुद से करोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, टफ नहीं है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्लास को दाइन करेंगे और ढेर सारे सवाल तुमको देंगे। जैसे मान लो और कोई सवाल लेते हैं, ये सवाल है 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
एस के पावर -2 इस तरीके से दिया गया है। और इसे हमें MKS यूनिट में चेंज करना है ग्राम। ठीक है, तो MKS में करना है, सबसे पहले जो अपनी SI यूनिट है उसको वैसा का वैसे छोड़ देंगे। ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राम में 1/1000 होता तो 1/1000 किलोग्राम यहाँ बगल में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिख दो तभी दिक्कत बने। मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है तो 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/420 मीटर स्क्वायर। 1/1 2 3 4 और s-2 है तो s तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें तो 10 टू पावर 9 और नीचे क्या होगा 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर 7 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू पावर 9 10 टू पावर 7 10 टू पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इसको एस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो एस इनवर्स -2 हो जाएगा। तो भाई साहब आई होप सो कि ये जो MKS से CGS से MKS में कन्वर्जन सिखाया हूँ तो ये तुम्हें आ गया होगा। थोड़ी सी बड़ी क्लास हुई है क्योंकि अब भाई फिजिक्स है और चीज़ों को अच्छे समझने के लिए टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम रहेगा कि जितना पढ़ाया हूँ इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, समझ लेना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स तुम्हें बताएंगे लिखने के लिए उसको लिख लेना। उसके बाद जो तुम्हें क्वेश्चंस दिया हूँ उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से विद द फुल कंसंट्रेशन लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।